अब तो सरकार ने कह भी दिया है, जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें। अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज दो मुद्दे पर हम बात करेंगे और दो मुद्दे को अगर आप सुन लीजिएगा ना तो आपको पीछे की बहुत सारी कहानियां याद आ जाएगी और आपको लगेगा कि ये दोनों मुद्दे जो हैं वो आपसे कितना जुड़ा हुआ है, चाहे आप नियोजित हों या विशिष्ट हों। सवाल ये कि क्या अगर पूरा सक्षमता समाप्त हो जाता है, पूरा सक्षमता परीक्षा समाप्त हो जाता है, तो क्या नियोजित शिक्षकों का क्या होगा? अगर एक भी शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं जो आज तक ना फॉर्म भरे ना परीक्षा दिए, या फिर जो फॉर्म भर के परीक्षा दे करके पास होकर के नहीं गए उसमें, उन सारे के बारे में हम बताएंगे। पहले तो वो कि जो परीक्षा नहीं दी आज तक, एक भी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर बात चर्चा करेंगे कि जो लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं देते हैं, ऐसे लोगों की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सरकार की नीति नहीं बदलती है। तो ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं जो परीक्षा देते ही नहीं हैं। दो हो गया। तीसरा, वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास तो कर गए लेकिन नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहे। चौथा, वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दिए लेकिन पास नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे चार प्रकार के शिक्षकों का क्या होगा जब सक्षमता समाप्त होगा? तो सक्षमता समाप्त हो जाने के बाद फिर क्या होगा? मानते हैं पांचवी परीक्षा के बाद नहीं होगी परीक्षा, मानते हैं कि नहीं हुआ है ना, तो क्या होगा और उसके बाद फिर 8वें वेतन का लाभ नियोजित शिक्षकों को कितना बेनिफिट हो रहा है या नहीं होगा, या विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है कि नहीं मिलेगा। ये दोनों मुद्दे को आज हम लेकर के आए हैं और ये दोनों मुद्दे जो हैं वो चाहे विशिष्ट हों या फिर नियोजित शिक्षक हों। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो मेरी आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, भाई एवं बहनों, कि आप अपने ग्रुप में इसे शेयर करिएगा, आप वादा करिए। अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो भी मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने ग्रुप में इसे शेयर करिएगा। ये दोनों मुद्दे शिक्षक से जुड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नियोजित शिक्षकों का मुद्दा है या फिर विशिष्ट शिक्षकों का मुद्दा है। हम एक शिक्षक हैं तो देखिए ये हमारे ही मुद्दे हैं। क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, सरकार क्या चाहती है हम लोगों के साथ, और हम लोग ये कर रहे हैं कि ये तेरा घर ये मेरा घर, हम लोग सभी एक ही घर के हैं, है ना। तो थोड़ा इसको देखिए। जो नियोजित शिक्षक हैं और वो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या नहीं देंगे या फेल हो गए हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं, वो क्या होगा उनका? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि उनका कुछ भी नहीं होगा। जो लाभ जो सुविधाएं एज ए नियोजित शिक्षक उनको मिलता रहा है, वो सुविधाएं वो लाभ आपको मिलता रहेगा। तो आपको मन में ये उस सुविधा उस लाभ में किसी तरह की कोई भी कटौती नहीं होगी। तो आपको क्या लाभ और क्या सुविधा मिलेगा ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि आपको वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाएगा 1, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है वो आपको मिलेगी 3, पहले 8 वर्ष फिर 12 वर्ष, फिर उसके बाद प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगी आपकी 2, 8वां वेतन का लाभ आपको मिलेगा, चाहे आप नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए हों या नहीं दिए हों या फेल गए हों, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ईपीएफ की राशि में कटौती होगी। ये मायने उसमें नहीं रखता कि आपने परीक्षा दिया है कि परीक्षा नहीं दिया है, कि फेल हो गए हैं कि ज्वाइन नहीं किए हैं। अगर आप नियोजित शिक्षक पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ईपीएफ में जो है आपको 30,000 रुपया मूल वेतन मान करके कटौती होगी, ठीक है ना। ईपीएफ में 30,000 रुपया मूल वेतन मान के कटौती होगी। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि कटौती होगी तो आपको 7 से 9,000 रुपया प्रति माह जो है उसमें ईपीएफ की राशि जमा होगी। उसके बाद फिर एज ए नियोजित शिक्षक आपको जब से आपने योगदान किया है, योगदान तिथि से आपको ईपीएफ की राशि में कटौती होगी। सरकार भी ऐड देगी और आपको भी ऐड देने के लिए तैयार होना होगा, ठीक है। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। पेंशन
की बात है तो मैं आपको बता देता रहा हूँ पहले ही आपको कि ये सब बातें कोई नहीं बताया होगा। और भी चैनल पर देखते होंगे तो वो अलग अलग व्यंग्यवान चलाते हैं। मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है। मैं वही बातें करता हूँ जो ऑथेंटिक हो। मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं संघर्ष से मैं निकला हुआ शिक्षक हूँ। मैंने नेताओं की कार्यशैली को मैंने करीब से देखा, मैंने उसे समझा, मैंने उसे जाना, फिर मैंने तौबा कर लिया कि मुझे ये सब सूट नहीं करता है। हम वहाँ से फिर हट गए, है ना। फिर हम आपके बीच आ गए और फिर छोड़ दिया मैंने उन लोगों का। मैं देखा कि वो लोग क्या करते हैं और एक दूसरे पर देखिए, चाहे कोई भी शिक्षक नेता हो, चाहे जो भी हो, काम करते हैं शिक्षक के लिए। कोई भी हो, काम करते हैं शिक्षक के लिए। और लेकिन यही है कि इतना संगठन की ज़रूरत नहीं थी। एक दो संगठन रहता, मिलजुल करके काम करता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन वहाँ व्यंग्यवान बहुत चलता है, इसलिए मैंने तौबा कर लिया। मुझे उन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, ठीक ना। और सभी नेता हैं तो सभी शिक्षक के लिए काम कर रहे हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, चाहे वो शिक्षकों का बड़े नेता हो या प्रखंड स्तर के नेता हो या पंचायत स्तर का नेता हो। सबका हम सम्मान करते हैं, सबका हम इज्जत करते हैं और सबको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब हमारे ही हैं, हम उनके हैं, हमारे लिए ही तो काम करते हैं। कोनो घर के सदस्य के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं। तो चलिए, अब उसके बाद फिर बात करते हैं अनुकंपा के आधार पर। तो विशिष्ट शिक्षक का जो अनुकंपा है, या फिर डीओ ऑफिस में क्लर्क के बच्चे जो क्लर्क बैठे हुए हैं उनका जो अनुकंपा है, चाहे स्नातकोत्तर के जो कर्मचारियों में जो कर्मचारी हैं या शिक्षक उनका अनुकंपा है, वही नियोजित शिक्षकों के भी अनुकंपा का लाभ है। अगर कोई नियोजित शिक्षकों की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चे को भी विद्यालय परिचारी या विद्यालय सहायक के पद पर उनकी भी नियुक्ति होगी, तो उन लोगों को भी होगी। तो ये सारा लाभ हानि तो आपने देख लिया। एज ए नियोजित शिक्षक ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा आप पहले ये लोग डराते थे कि आपको नियोजित शिक्षक बन के रहिएगा तो आपको सरकार हटा देगी। तो थोड़ा ये वीडियो जो ना एक बार फिर से ज़रा देख लीजिए। ये वीडियो जरा फिर से एक बार देख लीजिए कि जब कोर्ट का डंडा चला था तब के पाठक क्या बोले। अब तो सरकार ने कह भी दिया, जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे, तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा। अब आपने वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया। चलिए हम अब आपको आगे बताते हैं कि 8वें वेतन को लाभ को लेकर के माननीय सदस्यों ने सदन में क्या कहा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि 8वें वेतन का लाभ अभी फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं है। माननीय सदस्य ने आवाज़ उठाया था कि जब बीपीएससी वाले शिक्षक को, विशिष्ट शिक्षक को आपने राजकर्मी का दर्जा दे दिया तो आप उनको 8वें वेतन के लाभ से आच्छादित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो राजकर्मी नहीं हैं? अगर हैं तो दीजिए, अगर नहीं है तो क्लियर कहिए कि वो राजकर्मी नहीं है ना। क्योंकि अभी तक ये संशय बरकरार है कि इनको 8वें वेतन का लाभ दिया जाए या नहीं दिया जाए। अभी तक इनका कुछ नहीं है, क्योंकि नियमावली में 8वें वेतन का लाभ है ही नहीं। एक, क्योंकि जब तक ये अभी प्रोबेशन पीरियड में है, जब तक इनका 2 वर्ष नहीं हो जाता है तब तक नहीं होगा। और माननीय शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि बीपीएससी वाले को और विशिष्ट शिक्षकों को 8वें पे से आच्छादित अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन पर अभी किसी तरह का प्रस्ताव जो है वो अभी पेंडिंग नहीं है, ना बेचाराधीन है। इस तरह का बात हुई ही नहीं है कि इन लोग ना इनका नियमावली में इस बात की चर्चा है जिससे कि हम इनको दे सकें। तो थोड़ा ये वीडियो को आप देख लीजिए, तब आपको तसल्ली हो जाएगा कि इसमें सच्चाई क्या है। थोड़ा इसको देखिए आप। अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। आपने इस वीडियो को देख लिया होगा कि सोच लीजिए कि सक्षमता परीक्षा दे करके या फंसा करके सरकार हम शिक्षकों को कहाँ ले जाना चाहती है। मैं ना विशिष्ट शिक्षकों पर आरोप लगा रहा हूँ और ना नियोजित शिक्षकों पर मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार हम लोगों को कहाँ ले जाना चाहती है। ज़रा सोचिए, अगर विशिष्ट शिक्षक बना करके ही राजकर्मी का दर्जा देने के लिए मन में है तो सरकार को तो 8वें वेतन का लाभ हर हाल में दे देना चाहिए था।
एक, उसको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे देना चाहिए था, सेवा निरंतरता दे देना चाहिए था। लेकिन इस सब मामले में सरकार अभी तक चुप क्यों है? सरकार चुप क्यों है? सब कुछ दे देता, ट्रांसफ़र कर दीजिए ना, ट्रांसफ़र 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगिए ना, ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये सब दे तो दीजिए, लेकिन नहीं दीजिएगा। अगर मनसा साफ होती तो मिल गया होता, लेकिन मनसा ही साफ नहीं है, तो क्या करें। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का सरकार कुछ दे या नहीं दे, ट्रांसफ़र दे रही है। आपको मूल विद्यालय और गृह प्रखंड आपको छोड़ना होगा हर हाल में, और अप्रैल से सभी विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र बिल्कुल तय है। एकदम चीज़ को जानिए, जो मैं कहता हूँ वही होता है, और मैं जो कहता हूँ उसके बाद फिर इसी पर लोग इस हमारे थीम को लेते हैं, क्योंकि देखते हैं। और मैं उन पर मैं ये नहीं कहता कि नहीं लें, अच्छी बात है, वो भी जानकारी शिक्षकों को शेयर करें, क्योंकि सभी शिक्षक हमसे तो जुड़े हुए नहीं हैं, बहुत शिक्षक उनसे जुड़े हैं, वो बहुत सारे शिक्षक वहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने देखा है कि 1 वर्षों में हमसे जुड़ने वालों की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा है, और उसका रफ्तार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सब जो हो रहा है आप तमाम सम्मानित शिक्षक भाई बहनों की वजह से ही हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या, हम 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, आज 32,000 पार कर रहे हैं। उसमें हमारे घर के तो लोग नहीं हैं, ये सब आप ही लोग तो हैं जो इतना सहयोग, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। तो चलिए, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को कैसे सरकार बांध करके, फंसा करके वहाँ ले जा करके कर रही है? और देखिए, ये सब नीति आपने दोनों वीडियो को देख लिया होगा, तो आप दोनों को समझ लीजिए कि क्या लाभ है, क्या हानि है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। पहले एक चिट्ठी में लिखी जाती थी कि कम पढ़ना ज़्यादा समझना, इसलिए मैंने जो कह दिया उसको समझने का प्रयास करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने ग्रुप में शेयर करिए। हम यही आपसे एक विनती करते हैं तमाम भाई बहनों से। धन्यवाद।